दोस्तों नमस्ते। एक नई कविता श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये कविताएं कूड़े के सपने नामक एक कविता संकलन से ली गई हैं। मेरा ही है। इसकी कुछ कविताएं वीडियो ऑडियो के रूप में मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। आज हम इसकी कुछ चुनिंदा कविताओं का पाठ करेंगे। पुस्तक का कवर मैं आपको दिखा देता हूँ। यह अभी हाल में ही छपी है, शायद पिछले साल 2024 में छपी है। इसकी भूमिका के कुछ अंश मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये कविताएं घरों से कूड़ा उठाने वाले या वालों के जीवन पर है, जो थोड़ा बहुत हमारे सामने आ पाता है, बस उतना ही। देखिए, कूड़ा उठाने वाले लंबे अरसे से मेरे दिल के नज़दीक रहे हैं। मुझे उनका जीवन सबसे कठिन और सबसे दूर लगता है। यह मानसिक दूरी तय करना मेरे लिए चुनौती था, किंतु अचेतन रूप से मैं उनके निकट आता रहा और इन कविताओं के माध्यम से उनके निकट आने की यात्रा कदाचित थोड़ी पूरी हुई। कूड़े वाले समाज की सबसे दुरावस्था वाली श्रेणी है। उनसे आगे मात्र भिखारी हैं। भारतीय जनता की, राष्ट्र की यह लगभग कंगाल श्रेणी है और भारत में इनकी तादाद बहुत है। इतनी ज़्यादा है कि भारत सरकार डरकर गरीबी में जीने वाले लोगों के आंकड़े इकट्ठा नहीं करती। वह यह बताने में भी खौफ खाती है कि गरीब कौन है, किन किन साधनों के अभाव में मनुष्य को गरीब माना जाए। उसके पास इनको छोड़कर सब आंकड़े हैं जो उसे अपनी पीठ ठोकने के लिए चाहिए। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी ऐसे विषय हैं जिनकी भारतीय सभ्य समाज में चर्चा मना है। मुझे लगता है सारा शिष्ट साहित्य और सभ्य समाज गरीब लोगों के खिलाफ गहरी साजिश में शामिल है, भाषा और भाव दोनों स्तरों पर। बाजार में आ रही किताबों, संचार माध्यमों में प्रसारित होते कार्यक्रमों और देश के कर्णधारों के भाषणों से ऐसा ही प्रतीत होता है। जब सवाल संवेदना का हो, कविता का हो, तब ये प्रश्न उठने लाजमी हैं। इसकी भूमिका थोड़ी लंबी मेरे एक दोस्त राजीव सेठ ने लिखी है, जो कवि और समीक्षक हैं, लेकिन उसे आप पुस्तक में ही पढ़िएगा। मैं कविताएं शुरू करता हूँ। इस संकलन की दूसरी कविता है ब्रह्मज्ञानी। ये मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी जी को सुनाई थी। उन्हें पूरे संकलन में ये पसंद आई। आप भी सुनिए। या तो ब्रह्म ज्ञानी है या उसे यकीन है, कोई नहीं सुनेगा चिल्लाने के बावजूद उसकी बात। इसलिए चुपचाप उठाता रहता है कूड़े वाला कूड़ा। या तो कठोर तपस्वी है या उसे पता है कोई नहीं ध्यान देगा उसकी दशा पर। चीख चीख कर कहने के बावजूद इसलिए चुपचाप छांटता रहता है कूड़ा, दम घोटू सड़ांध में कूड़े वाला। या तो यतिव्रती है या उसे ज्ञान है, कोई नहीं सुनेगा उसके परिवार का दुख दर्द पुश्तैनी गांव में। इसलिए हर साल ना जाकर गांव चुपचाप जमा करता रहता है घरों से अपनी ठेली में कूड़ा। या तो वह जानता है मर्म राजनीति और लोकतंत्र का, सहज चिल्लाने वालों से अधिक या बेहद डरा हुआ है।
इसलिए चुपचाप खींचता रहता है बदबूदार ठेली एक घर से दूसरे घर। अगली कविता देखिए, है ही तो नहीं। मेरे साथ ही हिंदी के मूर्धन्य आलोचक नित्यानंद तिवारी रहते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन रहे हैं और हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। यह किताब उनकी नज़र से भी गुजरी और इन्होंने इसे काफ़ी पसंद किया। निराला की एक किताब है जो गुलाब और ये पहिए पर कुछ इस तरह की कैपिटलिस्ट वो सब उसमें वो है, वो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने इस किताब का उस कविता उसकी पुस्तक के साथ, निराला की उस पुस्तक के साथ जिक्र किया। मैंने कहा चलिए आपको भी बता दूं, आजकल कोई तारीफ नहीं करता है, कविता पर कोई चर्चा नहीं होती, इसलिए किसी भी चीज़ की नहीं होती, इसलिए सब लोग अपनी तारीफ खुद किया करते हैं, चाहे फिल्म वाले हों चाहे राजनेता हों। और अब कवियों को भी चाहिए कि वे अपनी तारीफ खुद किया करें। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगली कविता है ही तो नहीं। बहुत मिजरी की कविताएं हैं, इसलिए थोड़ा हंसते रहिए, जीवन ऐसे ही गुजरेगा। है ही तो नहीं। असली जनता है कूड़े वाला, शासन के सूर्य की कोई किरण उस तक नहीं पहुंचती। अविचल अंधेरे का पथिक जैसा परमात्मा ने उसे बनाया वैसा ही है। शुद्ध अविकारी निर्दोष, जितने दोष दिए परमात्मा ने बस उतने ही हैं उसमें, पैसे ने कोई नहीं जोड़ा, क्योंकि पैसा उसके पास है ही तो नहीं, क्योंकि पैसा उसके पास है ही तो नहीं। अब अगली कविता पे चलते हैं। उसका शीर्ष, छोटी छोटी कविताएं हैं, कोई एक आध थोड़ी बड़ी मिलेगी, वरना छोटी छोटी कविताएं हैं और पतला सा ही संग्रह है। चलिए, कुत्ते अक्सर आ जाते हैं कविता सुनने। एक ये चक्कर काट रहा है, थोड़ा दूर बैठ गया। चलिए ठीक है। अंतिम आदमी, यही है गांधी का अंतिम आदमी, अंतिम पंक्ति में खड़ा, तू बहुत बात करता है ना इसकी, इसे गले लगा। मुझे स्टूडियो में या घर में रिकॉर्ड करने से यहाँ अच्छा लगता है आपसे बात करना। यहाँ कोई काम जैसा नहीं लगता, साथ में खुलापन है, प्रकृति की निकटता है, जीवों की भी निकटता है, कुत्तों की, और आप तो हैं ही जुड़े हुए। अंतिम आदमी, यही है गांधी का अंतिम आदमी, अंतिम पंक्ति में खड़ा, तू बहुत बात करता है ना इसकी, इसे गले लगा। इसके कपड़े मैले हैं और कूड़े की बदबू से भरे हैं, इन्हें धुला। चुपचाप उठाता रहता है यह घरों से कूड़ा, इसके चेहरे पर मुर्दनी है, इसे हंसा या इसे पक्की नौकरी दिला, फिर चाहे गले भी न लगा, कपड़े भी यह खुद धो लेगा इत्रदार साबुन से, हंस भी लेगा ठठाकर अपने बच्चों को स्कूल जाता देखकर, अपने बच्चों को स्कूल जाता देखकर हंस भी लेगा ठठाकर। अब देखिए अगली कविता है कूड़े वाले।
कूड़े वाले तू इतना चुप क्यों है रे? तेरे मन में क्या दुख है बता। ओ जगत ओ मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। जैसे माँ के बिना नहीं पैदा होते पलते बच्चे, वैसे सभ्यताएं मुझसे पलती बढ़ती हैं रे। फिर मैं क्यों बहिष्कृत हूँ बता। क्या तुम्हारी माएँ भी नीच हैं, पत्नियाँ बहनें भी नीच हैं, जो रोज करती हैं सफाई उठते बैठते। ओ जगत ओ क्या तू बिना है माओ बहनों पत्नियों के बता। जैसे वे तेरा ही भाग हैं, जैसे वे तुझ में से एक हैं, वैसे ही मैं हूँ तुझ में से एक रे। ओ जगत ओ तेरे कवियों राजाओं नेताओं ने कहा नीच मुझे। तेरे पत्रकार प्रोफेसर व्यापारी पुजारी, तेरे पत्रकार प्रोफेसर व्यापारी पुजारी कहते सब छोटी जात मुझे। क्या अलग है तेरी जात मुझसे रे? बता क्यों नहीं मानता तू अपनी ही कही हुई लंबी चौड़ी बातें। वे जो कहता है जो जब आते हैं चुनाव रे। क्यों स्वच्छता दिवस को ही मैं याद आता हूँ तुझे। क्यों नहीं तू याद करता हर दिन। क्यों कृष्ण ने कहा था मैं कण कण में हूँ रे। क्यों कहता है उपनिषद वह पूरे जगत में व्याप्त है जिसे ब्रह्म कहते हैं। क्यों मैं बाहर हूँ जगत से। क्यों मैं निष्कासित हूँ जगत से। क्यों नहीं जगत लेता मेरी बेटी। क्यों नहीं जगत देता मुझे बेटी। ब्याह में भोज में समारोह में मित्र गोष्ठियों में क्यों नहीं मैं शामिल। ओ जगत रे या तो तू झूठा है या तेरे ग्रंथ रे। अगली कविता है गले तक आने वाला है कूड़ा। गरीब आदमी में बर्दाश्त है अमीर में नहीं। शिल्पकार सेवादार सहनशील हैं, ब्राह्मण कृषक और व्यापारी आक्रामक। शिल्पकार सेवादार सहनशील हैं, ब्राह्मण कृषक और व्यापारी आक्रामक। कूड़ा उठाने वाला खामोश है, कूड़ा फैलाने वाला बातूनी और बड़बोला। सारे सत्व गुण कूड़े वाले पर घटित होते। सत्व गुण गीता में जिनका जिक्र है बार बार। सारे सत्व गुण कूड़े वाले पर घटित होते, तमोगुण कूड़ा उठाने वालों पर। कूड़ा फैलाने वाले मुट्ठी भर हैं, कूड़ा समेटने वाले शेष सारे। फिर भी समेटने में नहीं आता कूड़ा। और अब तो इतना बड़ा हो गया है कूड़ा, चुनाव लड़ा जा रहा है कूड़े पर। कूड़े वाले को खामोश और बदहाल रखकर तुम कितने सस्ते में उठवाना चाहते हो कूड़ा। कूड़ा फैलाने वाला मिस्टर क्लीन, कूड़ा उठाने वाला कूड़ा मास्टर। इन कुछ अच्छे वक्तों में तुम भी देखना शुरू कर दो कूड़े के सपने। इन कुछ अच्छे वक्तों में तुम भी देखना शुरू कर दो कूड़े के सपने, वरना गले तक आने वाला है कूड़ा। दरअसल ये कविताएं लिखने से पहले मैंने गीता पर एक पुस्तक लिखी थी
और उस पुस्तक को लिखते हुए मैं गीता में लगभग खो गया था। तो उससे जब मैं निकला उस मनस्थिति से, और तो मुझे ये कंट्रास्ट दिखाई दिया समाज में कि एक तरफ कहाँ इतनी उदात्त बातें और दूसरी तरफ कहाँ इतनी मिजरी, कहाँ ये कहाँ वो। ये भी हिंदू धर्म है, हिंदू हैं ये लोग, और वो भी हिंदुओं का ग्रंथ है। ये कैसी द्वैतता है, डायक्टोमी है, दो तरफापन है, दोगलापन है हमारा। इसी से बार बार ये कविताएं टकराती हैं। आगे देखिए, कविता का शीर्षक है जबरा दर्शन। वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था मोदी जी के बारे में कि जबरा मारे और रोने भी न दे। इस समाज ने गरीब आदमी के साथ ऐसे ही किया हुआ है, जिसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण कूड़े वाले हैं। पैर दुखने लगा, थोड़ा फैलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाते हुए रखा ये ख्याल, जबरा दर्शन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाते हुए रखा ये ख्याल कि कुछ जीव अगर ज़्यादा कूड़ा फैलाएं तो कुछ जीव उसे निपटाएं। थोड़े बहुत कूड़े का तो वे खुद रखते हैं ख्याल। थोड़े बहुत कूड़े का तो वे खुद रखते हैं ख्याल, जिसे उड़ा ले जाती है हवा, बहा ले जाता है पानी, सुखा देती है धूप और जला देती है आग। फिर उस बचे हुए को भी खुद ब खुद समो लेती है पृथ्वी। मगर इंसान ऐसा प्राणी है जो बसाकर जगह जगह बस्तियां कूड़े और मलमूत्र से पाट देता है जमीन, जिसे उड़ा नहीं पाती हवा, बहा नहीं पाता पानी, सुखा नहीं पाती धूप, जला नहीं पाती आग। फिर कहाँ समोएगी उसे धरती अपने में। तब एक चाल चली गई। तब एक चाल चली गई, षड्यंत्र एक रचा गया धीरे धीरे, या कि खुद ही चल दी किसी ने चाल बिना औरों से मंत्रणा किए। खुद ही धुंधला सा कौंध गया षड्यंत्र किसी शातिर दिमाग में, जो जैसे जैसे बढ़ा कूड़ा वैसे वैसे बड़ा होता गया। जैसे जैसे कूड़े के आगे विवश हुआ इंसान, वैसे ही जहरीला होता गया स्वतः षड्यंत्र। घिनौनी होती गई चाल, पकड़कर एक बेबस को गर्दन से कड़क कर कहा एक पुजारी ने। पकड़कर एक बेबस को गर्दन से कड़क कर कहा पुजारी ने, आज से तू करेगा साफ सबका कूड़ा, तेरे किए पापों का फल है यह पूर्व जन्म के। जब तूने बहेलिया बनकर फंसाए थे निर्दोष पंछी जाल में, बनाने को आहार हिसाब चुकता कर उठाकर कूड़ा अब
यूं हो सकता है और भी कारण दिए गए हों उसकी गरीबी बेबसी के, या कड़क कर नहीं महज फुसफुसा कर कही गई हो यह बात उसके कान में बार बार सदियों तक, और समर्थन में उसके हर बार उठाए हों कृषक और व्यापारी। उस पुजारी के समर्थन में हर बार उठाए हों कृषक और व्यापारी। नहीं तो क्या पड़ी किसी को उठाने की दूसरों का छोड़ा हुआ कूड़ा, और पक्का करने को यह विचार तीनों ने मिलकर कृष्ण से कहलवा दिया हो गीता में कि बनाए हैं वर्ण मैंने ही, उनके अनुसार ही कर्म कर तू। मगर फिर भी एक पेंच है इस झूठ में, मगर फिर भी एक पेंच है इस झूठ में कि किसी को नहीं पता वर्ण कब बन गए जाति, जो किसी कदर नहीं जाती, जबकि आते जाते रहना चाहिए वर्णों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुण कर्म स्वभावानुसार। मौन है पुजारी, मौन है कृषक, मौन है व्यापारी, मौन है सैनिक, मौन है न्यायाधीश, मौन है और तो क्या कहूँ महामहिम, और मौन है उनका दायां हाथ देश का प्रधान सेवक। वर्ण और जाति ये दो अलग अलग शब्द हैं और इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं वर्ण मैंने बनाए, और वहाँ जाति शब्द भी आया है, जाति धर्म वो कहते हैं। लेकिन और ये भी देखने की बात है कि अर्जुन की जाति क्षत्रिय थी, वर्ण भी क्षत्रिय रहा होगा, लेकिन एक मनुष्य का यदि वर्ण क्षत्रिय है तो जरूरी नहीं उसके सारे रिश्तेदारों का वही वर्ण होगा, क्योंकि वर्ण कृष्ण ने स्वयं कहा है 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कि ये गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार होते हैं। जो लड़ाका है स्वभाव से, संघर्ष करना जानता है, और जिसको हथियार चलाने में भी दक्षता है और न्याय के लिए आवाज़ भी उठाता है, तो उसको क्षत्रिय कहा है। लेकिन ये गुण स्वभाव देता है, आपको जन्म नहीं देता। आप एक देशभक्त के बेटे होकर गद्दार हो सकते हैं। गांधी का बेटा कहते हैं शराबी हो गया था प्यारे लाल। गांधी को स्वयं तो महात्मा कहा गया, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, शराब तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह की बातें हैं। जाति जन्म से होती है, ठीक है, और वो बदल नहीं सकती, जबकि वर्ण भी होता तो जन्म से ही है, प्रकृति ही देती है वर्ण। लेकिन जाति प्रकृति नहीं देती, जाति तो मनुष्य देता है। मनुष्य ने व्यवस्था बना दी, ऐसी जातियां हैं, जो इसके यहाँ पैदा होगा वो इस जाति का होगा। इसलिए ज्योतिष में भी है कि हर बच्चे का वर्ण अलग अलग होता है। बाप किसी वर्ण का है, बेटा किसी वर्ण का है, पत्नी किसी वर्ण की है, लेकिन जाति में सब एक हो जाते हैं। ये गड़बड़ झाला है। तो कृष्ण ने वर्ण बनाए, उसने कहीं नहीं कहा मैंने जाति बनाई। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने ऐसा धोखाधड़ी की कि वर्ण को ही जाति कहने लगे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी यह घालमेल करते नजर आते हैं। तिलक और शंकराचार्य और सभी इस धोखाधड़ी में मिल गए साथ।
ये भी कहते जाते हैं गीता में बदलाव हुए हैं, और ये भी कहते जाते हैं कि जाति वर्ण का कोई मुद्दा, कोई उसको उस प्रश्न को उठाते नहीं है। कहते क्या, इसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, मौन सहमति दे देते हैं। आज तो शंकराचार्य खुल के बोलते हैं। ये वो जो पॉलिटिकल बातें बहुत करते हैं, वो तो जाति व्यवस्था के अनुसार ही कहते हैं समाज चलना चाहिए। ये देशद्रोही लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। जो संविधान का विरोधी है वो देशद्रोही है, और भाजपा तो है ही देश विरोधी, देशद्रोही। हर बात में वो इसका संविधान का विरोध होता है, हर बात में। अब वो हिंदू राष्ट्र उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया। अरे घोषणा पत्र में लिखने से कोई संविधान सम्मत थोड़ी हो गया। संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, तुम कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, कोई एक धर्म वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ सिख हैं, ईसाई हैं, नास्तिक हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, पता नहीं कौन कौन है, और सब को समान अधिकार है। अब धर्म वाली बात में तो सब धर्म वाले कहते हैं हम अच्छे हैं, तुम खराब हो। ये तो मूर्खता है। आगे चलते हैं। तो हम वर्ण और जाति पर थे इस कविता में। नहीं तो किसी को क्या पड़ी किसी का छोड़ा हुआ कूड़ा उठाने की, और पक्का करने को यह विचार तीनों ने मिलकर कृष्ण से कहलवा दिया हो गीता में कि बनाए हैं वर्ण मैंने ही, उनके अनुसार ही कर्म कर तू। मगर फिर भी एक पेंच है इस झूठ में कि किसी को नहीं पता वर्ण कब बन गया जाति, जो किसी कदर नहीं जाती, जबकि आते जाते रहना चाहिए वर्णों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुण कर्म स्वभावानुसार। मौन है पुजारी, मौन है कृषक, मौन है व्यापारी, मौन है सैनिक, मौन है न्यायाधीश, मौन है और तो क्या कहूँ महामहिम, और मौन है उनका दायां हाथ देश का प्रधान सेवक। वो तो अपने को शूद्र कहकर रोता है। मतलब जाति व्यवस्था को मान रहा है, वो नहीं मानता तो रोता नहीं। पर उसकी तो बस पूछो मत, प्रधान सेवक की, पर उसकी तो बस पूछो मत। पकड़ा गया वह फहराता टेलीविजन पर अपने एक विदेशी मित्र की संगत में लाल कपड़े में लिपटी कृष्ण की वह कथित गीता, जो दरअसल जबरे का दर्शन है। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा मांग लेता है द्रोणाचार्य, जबरे का ही तो काम है, अन्यायपूर्ण तो है ही। और भाजपाई विद्यालयों का नाम आज एकलव्य विद्यालय रख रहे हैं, शायद जो आदिवासियों के लिए बने हैं। ये अन्याय को ही मानक बना रहे हैं, एकलव्य को ही मानक बना रहे हैं। एकलव्य अन्याय का मानक है, अत्याचार का मानक है, अंधभक्ति का मानक है। तुम उसे आदर्श बना रहे हो, लोगों की मति मार रहे हो। ये संविधान विरोधी बात है, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। इनकी हर बात संविधान विरोधी है। आप देख लीजिए, देश इसको देर सवेर डिस्कवर करेगा। जैसे हिटलर का अब कोई नाम लेवा नहीं रहा, ऐसे ही ब्राह्मणवाद का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, आज नहीं तो 50 साल बाद। अगली कविता देखिए, कूड़ा महात्म्य। कूड़ा महात्म्य। महात्मा गांधी लगाते थे झाड़ू गलियों में, मोदी जी आपने भी लगाई एक बार। चलो
वो कुत्ता इस बेंच के नीचे सोता है, वो यहाँ आता है, बार बार मैं भगाता हूँ, अब थोड़ी दूर चला गया। चलिए, कूड़ा महात्म्य। महात्मा गांधी लगाते थे झाड़ू गलियों में, मोदी जी आपने भी लगाई एक बार। हर रोज लगाओ जो अपने आंगन में तो अच्छा हो, जोड़ो जो पूरे संघ परिवार को इस काम में, कि सब थोड़ा थोड़ा करें योगदान तो अच्छा हो। महात्मा गांधी करते थे पाखाना साफ आश्रम में, संग में लगाया था उन्होंने कस्तूरबा को भी। महामहिम आप भी यदि करे कुछ प्रतीकात्मक ही सही, रोज नहीं तो सप्ताह में एक दिन तो गांधी जी पुनर्जीवित हो उठे, चल निकले भारत का स्वच्छता अभियान। निकल आए गली गली से मंत्री और सांसद, विधायक और पार्षद, लहराते हुए अपनी अपनी झाड़ू बुलंद तिरंगे सी। त्राही त्राही कर उठे जातिवाद, मैदान छोड़ भाग जाए झूठ, बंद हो जाए भ्रष्टाचार एकाएक, बिना धन बल लड़े जाए चुनाव। क्योंकि एक पौधा एक पत्ती घास की पैदा कर सकती है नखलिस्तान, है उसमें वह शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है थोड़ा थोड़ा कूड़ा उठाने में। मिल सकता है हाथों को काम, मिट सकती है बेरोजगारी या शिक्षा, उठ सकती है लहर पर लहर समृद्धि की। थोड़ा समझने वाली बात है, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारी दृष्टि अगर समतावादी हो जाए तो कितने द्वार खुल जाए समाज में तरक्की के। इस विषमतावादी दृष्टि ने समाज की तरक्की को रोका हुआ है। ब्राह्मणवादियों ने अपनी भी मति मार ली है, जिसके कारण उनकी भी प्रगति नहीं हो रही है, और देश की तो प्रगति वे रोके ही खड़े हैं 3000 साल से। अब आगे चलिए इसी एक जातिवाद की मार्फत अब आगे चलते हैं। कूड़े वाला, अब देखिए, अब जातिवाद की बात हो रही थी, अब पहली पंक्ति में ही आ गया। ये तो आता रहेगा मेरी कविताओं में। कूड़े वाला, यह साक्षात जातिवाद है। अब तो आप मान गए, चुनाव एक तमाशा है, गांधीवाद बताशा है, राष्ट्रवाद पराठा है, जिसे खाते हैं सेठ साहूकार, अफसर नेता और उनके चाटुकार। भारत माता काष्ठ की तस्वीर है, जिसे बनाते हैं मजदूर शिल्पकार, उससे पेंट के कारखाने चलते हैं, मालिकों की कारें दौड़ती हैं, मुनाफे के हवाई जहाज उड़ते हैं, फैक्ट्रियों के अफसरों के बंगले चमकते हैं, दमकते हैं नेताओं के चेहरे। अब तो आप मान गए, मैं भी ला सकता हूँ कविता में। भारत माता काष्ठ की तस्वीर है, जिसे बनाते हैं मजदूर शिल्पकार, उससे पेंट के कारखाने चलते हैं, उनके मालिकों की कारें दौड़ती हैं, मुनाफे के हवाई जहाज उड़ते हैं, फैक्ट्रियों के अफसरों के बंगले चमकते हैं, दमकते हैं नेताओं के चेहरे। वे कभी कूड़े वाले से जय नहीं बुलवाते जबरदस्ती, भारत माता की ताकत नहीं है उनमें। कूड़े वाला खुद भारत माता है, असली की असली। कूड़े वाला साक्षात हिंदूवाद है, हिंदुत्व से प्राप्त होने वाला मोक्ष है। उससे डरता था मनु, डर से कांपते कांपते उसने लिख डाली मनुस्मृति। उससे डरकर उन्होंने खड़ा किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उससे डरकर अंग्रेजों ने बनाई थी पुलिस, राजाओं ने रखी थी फौज।
उसके बल के 100वें हिस्से से लिखा गया संविधान पढ़ लिख कर विचारक हुआ अम्बेडकर, गांधी बना महात्मा, रूस में हुई साम्यवादी क्रांति, उसके बल से मार्क्स था, कबीर था, रैदास था, बुद्ध था, आधुनिक काल में भगत सिंह। किंतु वह अपने बल को नहीं जानता, जानता भी है तो जातिवाद, राष्ट्रवाद, संप्रदायवाद की चींटियां उसे हिलने नहीं देती। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे सोते हैं या गलियों में भीख मांगते हैं। कोई उसका मित्र नहीं, कोई नहीं बनाता उससे रिश्ता, कोई नहीं बुलाता उसे ब्याह में सिवा दूसरे कूड़े वाले के। उसकी साथिन है गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, गंदगी, बीमारी उसकी सहेलियां हैं। क्या तुम बनोगे उसके साथी? अब देखिए अगली कविता पे आते हैं। ये भी दिलचस्प है इस व्यवस्था की पोल खोलती हुई। शीर्षक है उसने तो नहीं कहा था। उसने तो नहीं कहा था भाषा बनाओ, शिक्षा बनाओ, स्कूल खोलो, फिर उसकी हर साल फीस बढ़ाओ। वह तो संकेतों से बात करके ही खुश था। यह तुम्हारी साजिश है उसके खिलाफ। उसने यह भी नहीं कहा था घर बनाओ ऊंचे ऊंचे और भव्य, फिर किश्तों में अदा करो उनकी कीमत ताउम्र। वह तो पक्षियों सा घोंसलों सी अपनी झोंपड़ी में ही संतुष्ट था। उसने यह भी नहीं कहा था शहर बसाओ लंबे चौड़े घुमावदार, महल बनाओ तहखाने कारागार और फांसी के फंदे। वह तो गुर्रा कर, झपट कर और कभी कभी गुत्थम गुत्था होकर भी भूल जाता था बात। जंगल, पेड़ों, मैदानों, कंदराओं में ही प्रसन्न था। उसने तो नहीं कहा था चांद पर जाओ, कंप्यूटर ईजाद करो, व्यापार करो, उत्पादन बढ़ाओ, या पहले के वक्तों में देश के देश गुलाम बनाओ। वह तो हिरण सा कूद फांद कर घास पत्तियों में ही मगन था। ये महंगे स्कूल, घर, शहर, कानून और फांसी के फंदे, कंप्यूटर, रॉकेट, व्यापार और उत्पादन बढ़ाने के नारे, सब के सब उसके खिलाफ साजिश हैं। वह था भगवान के राज्य का नागरिक, तुमने उसे गुलाम बना लिया अपना। गीता में एक विराट पुरुष की कल्पना है। कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। वेद में भी है, वो उसमें कहते हैं कि वो उस विराट पुरुष के माथे से ब्राह्मण पैदा हुए। वहाँ भी जातिवाद डाल दिया। कंधों से क्षत्रिय और जंघाओं से बनिए और पैरों से शूद्र महाराज। अब बताओ, है ना गड़ंगबाजी? क्या है? प्रतीकात्मक है, लेकिन चलो मान ले प्रतीकात्मक है,
लेकिन ये तो इसे श्रेष्ठता का पैमाना, ऊंच नीच का उद्घोष और उसका वैलिडेशन मान लेते हैं। जातिवाद छा गया है। छा गया है पूरे समाज पर। जैसे वो सिद्धू कहता था ना कपिल के शो में, छा गए गुरु छा गए। ऐसे ही जातिवाद है, ये भी छा गया। गीता पे भी छा गया, वेदों पे भी छा गया, और आदमियों पे तो छाया हुआ है, उसी का परिणाम है। चलिए देखते हैं। एक विराट पुरुष है जिसकी धमनियां शहर की नालियां और सीवर लाइनें हैं। गांव और शहर में कूड़े के ढेर उसके ग्रास हैं। महानगर के बाहर खत्ते उसके भोजन की थाली है। उसका मूत्र समुद्र में इकट्ठा होता रहता है जो जल बनकर शहर पर बरसता है। इस चमत्कारी पुरुष का कोई मल नहीं है। उसकी शक्ति से खिलते हैं फूल, उसकी कृपा से चलते हैं कारखाने, उसके सहयोग से लिखे जाते हैं संविधान। उसकी किसी लापरवाह हाथ से उठ खड़ा होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसको शीश नवाओ जातिवादियों, राष्ट्र भक्तों, पुजारियों, देश के कर्णधारों, वरना उसकी दहाड़ से कांप उठेगी धरती। उस विराट पुरुष को शीश नवाओ जातिवादियों, राष्ट्र भक्तों, पुजारियों, देश के कर्णधारों। ये चारों आजकल मिले हुए हैं। वरना उसकी दहाड़ से कांप उठेगी धरती, फट जाएगा आकाश और उल्का वर्षा होने लगेगी। तुम्हारे महलों पर, कल कारखानों, हवाई जहाज़ों पर और उल्का वर्षा होने लगेगी। तुम्हारे महलों पर, कल कारखानों, हवाई जहाज़ों पर। रास्ता भूल जाएंगे तुम्हारे समुद्री जहाज, बेकार हो जाएंगे चुनाव आयोग और संसद। उसे शीश नवाओ, उसे प्रणाम करो, आगे से भी पीछे से भी उसे सब और से प्रणाम करो। उसकी सांस तुम्हारा दम घोट देगी। उसकी मुखाग्नि में जल उठेगा पूंजीवाद। तुम्हारे चैनल और अखबार, उसके धुएं से ढक जाएगा तुम्हारा प्रचार। उस विराट पुरुष का स्फुलिंग है कूड़े वाला। उस विराट पुरुष का स्फुलिंग है कूड़े वाला। गीता में परमात्मा का अंश बताया है आत्मा को कि मान लो परमात्मा एक बहुत बड़ी जलती हुई अग्नि है, तो उसका एक भाग, उस अग्नि का एक भाग परमात्मा है। वही सिमली यहाँ आ गई है, वही रूपक। रूपक हमारे बहुत पावरफुल हैं। एक उल्टे पीपल के पेड़ का रूपक है जो गीता में भी है और उपनिषद में भी है। ऐसे रूपक ट्रैवल करते रहते हैं चुटकुलों में, कविताओं में, कहानियों में। कूड़े वाला, अब ये देखिए एक और, वो जातिवाद पे थी, ये पूंजीवाद पे है। कविताओं की स्वीप बहुत बड़ी है इनकी, पर कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। इसलिए खुद ही पढ़ लो, खुद ही मजे ले लो। किसी का इंतजार क्या करना। स्वांत सुखाए, वो ठीक ही कहा है। कविता तो अपने सुख के लिए है। अब जो कोई सुनेगा तब सुनेगा YouTube पर भी। अभी तो मैं अपने को ही सुना रहा हूँ, सुनिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी।
यह साक्षात पूंजीवाद है। शीर्षक है कूड़े वाला। यह साक्षात पूंजीवाद है। बटन जो इसकी कमीज में टका है उस पर कर चुकाया है इसने, उसकी देकर कीमत किसी का मुनाफा बढ़ाया है, अपनाकर उसे किसी को रोजगार दिया है और पैदा होकर इस देश में लोकतंत्र बनाया है। बटन के अतिरिक्त आटा जो यह खाता है, चाय जो यह पीता है, दाल जो यह पाता है, ठेली जो यह ठेलता है, पैंट जो यह पहनता है, चप्पल जो फटकारता है, सब पर कर चुकाकर चुपचाप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के वेतनों और भत्तों और घर और सुविधाओं, इसी प्रकार अफसरों कर्मचारियों के वेतनों भत्तों सुविधाओं के खर्चों का, यात्राओं के खर्चों का उसने इंतज़ाम किया है, अर्थतंत्र को आधार दिया है। इसी से है तरक्की देश की। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने तो एक ईंट उठाकर भी इधर से उधर नहीं रखी, एक पत्ता भी नहीं निपटाया कूड़े का, किसी एक योजना का खाका भी नहीं बनाया, देश की तरक्की की किसी एक योजना का खाका भी नहीं बनाया, देश की तरक्की की। क्या बात करते हो? अरे क्या बात करते हो? सोचने का काम भी इसी के चुकाए कर से, इसी के श्रम पर उठाए मुनाफे से होता है। सब कुछ लेकर भी इससे तुम दे नहीं पाए इसे नैसर्गिक सम्मान, मनुष्य होने का गौरव मान, क्षमा दया करुणा और शक्तिमत्ता का भाग जो इसे मिलना था। थू है तुम पर पूंजीवाद। मार्क्स ने यूं ही नहीं रिजेक्ट करा पूंजीवाद को, बहुत सच्चाई है। और अंबेडकर ने यूं ही रिजेक्ट नहीं करा जातिवाद को, बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, मुझे इस कविता में जो मैंने लिखा तो बाद में मुझे लगा रही है तो मेरा नाम जोकर की वो नीरज की लिखी लाइनों की लय से कहीं मिल गई। ए भाई देख के चलो, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, आटा जो यह खाता है, चाय जो यह पीता है, दाल जो यह पाता है, ठेली जो यह ठेलता है, पैंट जो यह पहनता है, चप्पल जो फटकारता है। इन पंक्तियों में हम अपने सत्र की अंत की ओर हैं। देखिए, शीर्षक है दोबारा कूड़े वाला। कूड़े वाला के इर्द गिर्द ही है कविताएं। इन दिनों मैं एक सीरीज ऑफ पोएम्स लिख रहा हूँ। कूड़े वाले पर लिखी ये, फिर विदूषक तंत्र में राजनीति पर और तंत्र पर कविताएं हैं, खाली इसी पर। और एक और सीरीज लिखी है, मुझे देखना पड़ेगा उसका नाम। इतने बच्चे हो गए कि अब पता ही नहीं चलता किसका क्या नाम है, लालू जी की तरह। पता नहीं लग पा रहा है अभी, शायद ये 2 है या 3 है। कूड़े वाला। आज मैंने पूछ ही लिया उससे क्या नाम है तुम्हारा। उसे शायद यह उम्मीद नहीं थी मुझसे, कुछ रुक कर
साफ आवाज में कहा, अवधेश। लो, यह तो राम जी निकला। मैंने फिर कहा, कहाँ रहते हो? बोलने से पहले वह थोड़ा रुका, फिर कहा, गोरखपुर। अरे यह तो कवि केदारनाथ सिंह के जिले का निकला। मैंने कहा, नहीं नहीं, यहाँ कहाँ रहते हो? दिल्ली में। अब की बार उसने बिना रुके कहा, नाले के पास, शमशान घाट। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, रघुबीर नगर के पास। वह बिल्कुल गरीबों की बस्ती है। उसका कुछ भाग तो पटरियों पर बसा है, कुछ गंदे नाले की मुंडेर के साथ साथ है। वहाँ हर तरह के गरीब मिल जाते हैं, किस्म किस्म के अपराधियों और नशेड़ियों समेत। बहुत उपयुक्त स्थान पर राम जी का निवास है। अब वो तो राम जी का भव्य मंदिर बनाया अयोध्या में, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इस शमशान घाट और गंदे नाले की मेड़ को इस अवधेश की मार्फत सेलिब्रेट कर रहा हूँ। कवि का यही काम है, चाटुकारिता नहीं है। क्योंकि कवि को किसी से पाना कुछ नहीं होता, उसे मिल गया होता है कविता लिखने में ही सब कुछ। बाकी तो लालच है। किसको लानत भेजूं? मैं भीतर ही भीतर हल्के मुस्करा रहा था कि मेरा अनुमान ठीक निकला, और शायद इसलिए भी कि चलो इससे कुछ बात तो हुई। पहले वाला तो बोलता ही नहीं था, हर वक्त नाराज सा रहता था। ये राम जी तो ताजी बयार से हैं। इस कविता के फुटनोट में मैंने लिखा है, मुझसे भूल हुई। केदारनाथ सिंह गोरखपुर से 160 किलोमीटर दूर बलिया के थे। ये भूल शोधन हो गया। चलिए अब अगली कविता है, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति गौरव गान। ये अच्छी कविता है, मुझे पसंद है। मुझ मध्यवर्गीय के लिए एक डर सा है, इम्तिहान सा है कूड़े वाले का विचार। मुझ मध्यवर्गीय के लिए एक डर सा है, इम्तिहान सा है कूड़े वाले का विचार। कैसे बोले भला वह भारत माता की जय, भारत माता क्या दे पाई उसे। कैसे गाए वंदे मातरम, ऐसे गौरव में विचार से अनजान है वह। किसी भी गौरव में विचार से लगभग अनजान है वह। नाले का वासी वह भी गंदे का, शमशान का पड़ोसी। क्या किसी का आत्म गौरव रक्षित रह सकता है वहाँ, सिवाय जीने की बदबूदार आपाधापी के। राष्ट्रभक्ति देशभक्ति गौरव गान। मुझे डर है बल्कि यकीन है, अप्रासंगिक हैं उसके लिए पढ़े लिखे भरे पेट मुझ जैसे लोगों के चौंचले हैं। करते करते अब हम आज की आखिरी कविता पर आ गए। ये फिर अपनी भूमि के, मिट्टी के एज ओल्ड संस्कारों, हमारे विचारों की तरफ ले जाती है और उनकी दृष्टि से कूड़े वाले को आंकती है। देखिए, ज़्यादा धार्मिक, ज़्यादा भारतीय, जी करता है गले लगा लूं उसे, यह मेरे देश का वासी है, भारतीय। उसने और मैंने एक ही मिट्टी से पोषण प्राप्त किया है,
कण कण में भगवान है, इस देश के हर आदमी का भारतीय होना उसी विचार का आधुनिक संस्करण है। वो कहते थे कण कण में भगवान है गीता में, अब कहते हैं कण कण में भारत है, हर मनुष्य भारत है, भारतीय है। कण कण में भगवान है, इस देश में हर आदमी का भारतीय होना उसी विचार का आधुनिक संस्करण है। किंतु अफसोस सबसे धार्मिक लोग ही सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं गरीब और कथित कुछ जातियों से। कैसे बनेंगे हम भारतीय, कैसे बनेंगे हम धार्मिक? और वह है कि हमसे ज़्यादा धार्मिक है, रिश्ते निभाने में ज़्यादा दयावान, ज़्यादा उदार। कहाँ से करे वह हिसाब नफ़े नुकसान का, जब उसे मिलना ही कुछ नहीं किसी गणना से। क्यों न दे दे वह जो कुछ है उसमें से किसी प्रिय को, जब कुछ जमा ही न हो पाया उसके पास। क्यों न हम हिसाब लगाएं हर कदम पर भारत माता की जय बोलने में भी। क्यों न हम हिसाब लगाएं हर कदम पर भारत माता की जय बोलने में भी, जब हमें हर कदम से कुछ आस हो। हम पढ़ लिख कर भी नीच कमीने, यह सहज स्थिति प्रज्ञ और हमसे ज़्यादा भारतीय, रचा बसा मुनाफे की गणनाओं की बजाय इस मिट्टी के रीति रिवाजों में। धन्यवाद। आज का सत्र खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।